अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। हम अपनी कहानी का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से टूटा था। तुम अहमक हो, वो साथ ले जाना चाहता है, चली जाओ। हो सकता है इस तरह उसका गुस्सा ठंडा हो जाए और तुम्हारा मसला ख़त्म हो जाए। उस रात अकीला ने उसकी सारी बातें सुनने के बाद कहा, तुम जितना उससे बच रही हो उसकी खफगी उतनी ही बढ़ रही है। ज़ाहिर है एक बंदा अगर किसी से मोहब्बत करे, ख़ास तौर पर उसके लिए दूसरे शहर से आए और अगला बंदा साथ चलने पर भी तैयार ना हो तो गुस्सा तो आएगा। उम्मीद ने बेबसी से अपने सर पर हाथ रख लिए। उम्मीद, जहाँ मोहब्बत हो वहाँ इस तरह की फजूल ज़िद्दें नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी तो ऐसे भी अगले माह उससे शादी होने वाली है। अगर उसकी ख्वाहिश है कि तुम उनके साथ कहीं घूमने के लिए चलो तो क्या बुराई है। हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि वह अपनी मंगेतर के साथ कहीं तफरीह के लिए जाए, मगर तुम्हारी ज़िंद तुम्हारे मुस्तकबिल पर असरअंदाज हो सकती है। अगर गुस्से में आकर उसने तुमसे शादी से इनकार कर दिया तो तुम क्या करोगी? प्लीज़ अकीला, इस तरह मत कहो। वो मुझसे मोहब्बत करता है। 9 साल होने वाले हैं हमारी मंगनी को। इतनी छोटी सी बात पर तो वो इससे नहीं छोड़ सकता। बाज़ दफ़ा रिश्ते छोटी छोटी बातों पर ही टूटते हैं। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि उसकी बात मान लो। वो खाने पर ले जाना चाहता है, चली जाओ। वो भी खुश हो जाएगा और तुम लोगों का झगड़ा भी ख़त्म हो जाएगा। अकीला अब सोने के लिए लेट चुकी थी, लेकिन उम्मीद सो नहीं पा रही थी। जहाँ ज़ेब के बदले हुए लहजे ने आज उसे बहुत तकलीफ़ दी थी, इसे तवक्को नहीं थी कि कभी वो इससे इस तरह की बातें कह सकता है। क्या उसे याद नहीं कि हम दोनों का ताल्लुक़ कितना पुराना है? हम दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। अब एक मामूली सी बात को इतनी अहमियत देकर इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? क्या हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर है कि उसकी एक बात ना मानने की वजह से टूट जाएगा? और मैं अब क्या करूं? क्या उसके साथ चली जाऊं? या फिर अगर मैं उसके साथ नहीं जाती तो क्या वो वाकई मंगनी तोड़ देगा? उसे जहाँ ज़ेब का सर्द लहजा याद आ गया। क्या अकीला की बात मान लेनी चाहिए? एक बार उसके साथ चले जाना चाहिए, फिर मैं इसे कह दूंगी कि वो मुझे दोबारा अपने साथ चलने पर मजबूर ना करे। इस तरह उसकी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। वो किसी फ़ैसले पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। अगले रोज़ दोपहर को जहाँ ज़ेब ने उसके ऑफ़िस फ़ोन किया, ठीक है, मैं आशा तुम्हारे साथ चलूँगी, मगर तुम दोबारा कभी मुझे इस तरह अपने साथ चलने पर मजबूर मत करना। उसने शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा, जहाँ ज़ेब का मूड एकदम खुशगवार हो गया। ठीक है यार, मैं आइंदा नहीं कहूँगा, मगर अब तो तुम मेरे साथ चलना और प्लीज़ बहुत अच्छी तरह से तैयार होना। मैं तुम्हें अपने साथ पीसी ले जाना चाहता हूँ। वो पता नहीं और भी क्या कुछ कहता रहा था। उसने बेजान हाथों से उसकी गुफ्तगू सुनने के बाद फ़ोन बंद कर दिया। शाम को वो ज़मीर की मलामत के बावजूद तैयार होने लगी थी। अकीला ने उसे इस फैसले पर सराहा था। जहाँ ज़ेब 7 बजे उसे लेने के लिए आ गया था, वो बोझल कदमों से आकर फ्रंट सीट पर बैठ गई। यार, अब मूड भी ठीक कर लो। इतनी खूबसूरत लग रही हो, मगर चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। यूँ लग रहा है जैसे तुम मेरे साथ कहीं ताज़ियत पर जा रही हो। वो ख़ुद को जितना शर्मिंदा महसूस कर रही थी, जहाँ ज़ेब उतना ही चहक रहा था। उसके कानों में बार बार अपने बाप की आवाज़ आ रही थी। उसे यूँ लग रहा था जैसे उसके गले का फंदा मुसलसल तंग हो रहा हो। जहाँ ज़ेब उसे अपने साथ पीसी ले गया, वो मुसलसल उससे बातें करता रहा था, उसकी खूबसूरती की तारीफ़ कर रहा था, उसके लिबास को सराह रहा था। आज पहली बार उसे जहाँ ज़ेब के मुंह से ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था वहाँ बैठे सारे लोग उसे मुलामत भरी नज़रों से देख रहे हों, जैसे वो हंसते हुए एक दूसरे से कह रहे हों, देखो ये भी एक और आवारा लड़की है जो अपने आशना के साथ फिर रही है। रात 8 बजे पीसी में बैठे हुए से यूँ लग रहा था जैसे वो फांसी वाली कोठरी में बैठी हो। अगर आज डैडी ज़िंदा होते तो क्या फिर भी मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं सबकी नज़रों में धूल झोंक कर यहाँ इस शख्स के साथ बैठी होती? खाना खाते हुए सोच ने उसके हल्क में कांटे उगा दिए थे। 9 बजे पीसी में डिनर से फारग होकर जहाँ ज़ेब ने उसे एक आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम खिलाई, उसके बाद वो बेमकसद सड़कों पर फिरने लगा।
जहाँ से अब मुझे हॉस्टल वापस छोड़ दो, 11 बजे के बाद हॉस्टल में कोई मुझे दाखिल नहीं होने देगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ख़ुद हॉस्टल की इंतज़ामिया से बात कर लूँगा। वो बेहद मगन था। क्या हमने काफ़ी तफरीह नहीं कर ली? अब इस तरह आवारागर्दी करने से बेहतर है तो मुझे हॉस्टल छोड़ाओ, उसने कुछ जिच होकर कहा। इस वक्त वो कैंट की गलियों पर सड़कों पर ड्राइव कर रहा था। यार तुम ख्वाह परेशान हो रही हो, कहा ना छोड़ूंगा, उसने कार में लगे हुए स्टीरियो का वॉल्यूम तेज़ करते हुए कहा। वो खामोश हो गई। वो उससे बातें कर रहा था। बातें करते करते उसने कैंट के एक सुनसान और कदरे तारीख सड़क के किनारे गाड़ी पार्क कर दी। अमीद ने अपने कंधे पर उसके हाथ का दबाव महसूस किया था। खौफ की एक लहर उसके अंदर से उठी। जहाँ ज़ेब, गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? उसने अपने लहजे को बहुत नॉर्मल रखते हुए कहा। जहाँ ज़ेब डैशबोर्ड में मौजूद ग्लो अपार्टमेंट में से एक केन निकाल रहा था। उसका एक बाजू अभी भी अमीद के कंधे पर था। चंद लम्हों के लिए उसने कंधे पर से अपना हाथ उठाकर उसने केन खो लिया। फिर उसने दोबारा अमीद के कंधे पर अपना बाजू फैला लिया। जहाँ ज़ेब, यहाँ से चलो, देर हो रही है। उसे अपने जिस्म में कपकपाहट महसूस हो रही थी। वो पुरसकून अंदाज में केन से खून पड़ते हुए मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। मैं कम अज़ कम आज रात तुम्हें वापस छोड़ाने का कोई इरादा नहीं रखता। वो कुछ बोल नहीं पाई। लो तुम भी ड्रिंक करो, इसी इत्मीनान के साथ बात करते हुए केन इसके होंठों के पास ले आया। अमीद ने एक हाथ से केन को अपने चेहरे से दूर कर दिया। जहाँ ज़ेब, मुझे फ़ौरन वापस छोड़ कर आओ, इस बार उसने बुलंद आवाज़ में कहा। मैंने कहा ना, कम अज़ कम आज रात मैं तुम्हें वापस छोड़कर नहीं आऊँगा। यहाँ से तुम मेरे साथ इस होटल चलोगी जहाँ मैं ठहरा हूँ, फिर कल तुमको मैं वापस छोड़ आऊँगा। वो पुरसुकून अंदाज में उसे अपनी प्लानिंग बता रहा था। तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊँगी। वो यकदम कंधे से उसका हाथ झटक कर घुर्राई। तुम मेरे साथ आ चुकी हो, होटल नहीं जाओगी तो भी ठीक है, हम यहीं रहेंगे। वह अब भी केन से घूंट भर रहा था। वो चंद लम्हे उसे बेबसी से देखती रही। फिर उसने यकदम दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से निकलना चाहा। जहाँ ज़ेब ने बर्क रफ्तारी से उसे वापस अंदर खींच लिया। गाड़ी का दरवाज़ा उसे तेज़ी के साथ बंद हो गया। फिर उसने अमीद के चेहरे पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा। कोई ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने मेरे साथ कोई बदतमीज़ी की तो मैं चलाऊँगी, तो चलाओ, गला फाड़ो, मैं देखना चाहता हूँ तुम क्या कर सकती हो। वो घुर्राया। अमीद ने एक बार फिर गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की। जहाँ ज़ेब ने अपना एक हाथ उसकी सिमत वाले दरवाजे के हैंडल पर रखते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब क्या करोगी? चलती गाड़ी से छलांग लगाओगी? उसने दरवाजे के हैंडल से हाथ उठाकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा। गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार से सड़क पर भाग रही थी और तभी उन्होंने अपने पीछे सायरन की आवाज़ सुनी। जहाँ ज़ेब ने एकदम उसे छोड़कर बैक व्यू मिरर से पीछे देखा। मिलिट्री पुलिस के 2 सार्जेंट एक बाइक पर उनके पीछे आ रहे थे। तेज़ रफ्तारी से चलती हुई मोटर बाइक उनके बिल्कुल सामने गाड़ी का रास्ता काटते हुए रुक गई। मैं इनसे कहूँगा तुम मेरी बीवी हो, अगर तुमने इस बात से इनकार किया तो, गाड़ी रोकते हुए अमीद ने जहाँ ज़ेब को कहते सुना। दोनों सार्जेंट अब जहाँ ज़ेब को दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने के लिए कह रहे थे। मगर प्रॉब्लम क्या है? उसने दरवाज़ा खोलने के बजाय शीशा नीचे करते हुए कहा। क्या कर रहे थे तुम दोनों गाड़ी के अंदर? मिलिट्री पुलिस के सार्जेंट ने खिड़की से अंदर झांकते हुए तेज़ और कराख्त आवाज़ में उन दोनों से पूछा। हम दोनों मियाँ बीवी हैं, जहाँ ज़ेब ने आवाज़ को पुरसुकून करते हुए कहा। क्यों बीबी, ये शौहर है तुम्हारा? सार्जेंट ने इस बार अमीद से पूछा। उसके हवास तब तक बहाल ही हुए थे या और शायद ये उसके चेहरे के तासुरात ही थे जिसने सार्जेंट के लहजे को कुछ और करख्त कर दिया। अमीद के जवाब के इंतज़ार किए बगैर उसने जहाँ ज़ेब को गाड़ी से निकलने के लिए कहा। जहाँ ज़ेब ने बाहर निकलने से पहले एक तेज़ नज़र उस पर डाली, गाड़ी से बाहर निकल गया। इसके बाहर निकलते हुए सार्जेंट ने एक्सीलेटर के पास नीचे पायदान पर पड़े हुए केन को देख लिया। जहाँ ज़ेब के बाहर निकलते ही सार्जेंट ने आगे बढ़कर केन उठा लिया। अमीद ने पहली बार जहाँ ज़ेब का रंग उड़ते देखा। केन का जायज़ा लेते हुए सार्जेंट के चेहरे पर एक तंज़िया मुस्कुराहट नमूदार हुई। बीवी के साथ सड़क पर शराब पी रहे थे। आगे बढ़कर उसने अमीद पर एक और नज़र डाली और उसे पिछली सीट पर जाने के लिए कहा। वो बेजान कदमों से पिछली सीट पर बैठ गई। एक सार्जेंट जहाँ ज़ेब के साथ बैठ गया।
इन दोनों को मिलिट्री पुलिस के हेडक्वार्टर ले आए थे। उम्मीद को एक अलग कमरे में बिठाया गया। जहाँ ज़ेब को कहा ले जाया गया वो नहीं जानती थी। मिलिट्री पुलिस का एक अफसर कड़क लहजे में उससे जहाँ ज़ेब और उसके बारे में पूछने लगा। उसका जहन अब भी माफ था। आधा घंटे के अंदर अंदर उसके साथ क्या हो गया था उसकी समझ से बाहर था। जहाँ ज़ेब का एक नया चेहरा और अब ये एक नई जगह, अगले दिन अखबार की एक नई सुर्खी, वो गुमसुम ऑफिसर का चेहरा देखती रही। पता नहीं इस ऑफिसर किस पर तरस आया था, ये वह जान गया था कि वे शॉक्ड है। उसने कमरे में मौजूद एक शख्स को पानी लाने के लिए कहा। उसने पानी के चंद घूंट पिए और सामने बैठे हुए ऑफिसर को देखने लगी। एकदम ही जैसे उसके हवास बहाल हो गए। ऑफिसर के कुछ पूछने से पहले ही उसने कांपती लड़खड़ाती आवाज़ में सब कुछ बताना शुरू कर दिया। वो जहाँ ज़ेब के साथ क्यों गई, जहाँ ज़ेब कौन था, उसके बाद क्या हुआ, सब कुछ। उसका ख्याल था ऑफिसर को इसकी बात पर यकीन नहीं आएगा। खिलाफ़े तवक्का ऑफिसर खामोश रहा था। उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसने बेल बजाकर बाहर खड़े फौजी को अंदर बुलाया। इस लड़की को इसे पता पूछकर छोड़ो, इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। आइंदा आप मोहतात रहिए। इस तरह रात के वक्त मंगेतर के साथ जाना भी मुनासिब नहीं होता। वो कुछ कहे बगैर बेयकीनी के आलम से बाहर निकल आई। क्या वाकई ये लोग मुझे छोड़ रहे हैं? वो अभी भी शशोपंज में थी, मगर आर्मी के एक जीप में बिठाकर वो फौजी न सिर्फ उसे हॉस्टल छोड़ गए बल्कि उन्होंने चौकीदार से गेट खुलवा के उसे अंदर भी भिजवाया। अकेला अपने कमरे में उसकी मुंतज़र थी। उसके चेहरे पर कोई ऐसी बात ज़रूर थी कि वो चौंक गई। क्या हुआ? अमीर ने जवाब देने के बजाय बिस्तर पर बैठकर अपने जूते उतार दिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी सारी ज्वेलरी उतारने लगी। क्या हुआ अमीद? सब कुछ ठीक तो है? वो उठकर उसके पास आ गई। अमीद खाली नज़र से उसका चेहरा देखने लगी। फिर एकदम अकीला के साथ लिपट कर उसने बुलंद आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। अकीला उसकी इस हरकत से घबरा गई। उसे साल पटाकर दिलासा देते हुए उसने उसके रोने की वजह पूछती रही। बहुत देर रोते रहने के बाद उसने सिसकियों और हिचकियों के दरमियान अपने साथ होने वाला सारा वाक़या उसे सुना दिया। उसका ख्याल था अकीला जहाँ ज़ेब को बुरा भला कहेगी, उसे उससे मंगनी तोड़ने के लिए कहेगी। ऐसा नहीं हुआ था। उसकी सारी बात सुनने के बाद उसने उसे खुद से अलग कर दिया। तुम्हारी हमाकत की वजह से जहाँ ज़ेब पकड़ा गया, वो बेयकीनी से उसके जुमले पर उसका चेहरा देखने लगी। मेरी हमाकत की वजह से? हाँ, तुम्हारी हमाकत की वजह से। जब इसने तुमसे कहा था कि तुम सार्जेंट से कह दो कि तुम उसकी बीवी हो, तो तुम खामोश क्यों रही? और बाद में तुमने मिलिट्री पुलिस के हेडक्वार्टर पहुंचकर सब कुछ क्यों बताया? अकेला, तुम जानती हो वो मेरे साथ क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? अकेला ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। वो उसका चेहरा देखकर रह गई। वो जो भी करना चाहता था वो नेचुरल चीज़ है। तुम्हारी शादी उस शख्स के साथ होनी है और वो भी चंद हफ्तों के अंदर। फिर उसका ये मुतालबा कोई ऐसा गैर मुनासिब नहीं था। वो खौफ के आलम में अकेला का चेहरा देखती रही। वो उसे क्या कह रही थी? तुम दोनों में चोर हो, ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर तुम इस तरह हंगामा खड़ा कर देती। अब सोचो ज़रा, वो बेचारा तो फंस गया ना। अकेला इत्मीनान से कह रही थी। वो फ़क्र रंगत के साथ उसे देखती रही। मुझे इस तरह मत देखो अमीद, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही जो नामुमकिन हो। तुम ही कहती रही हो मुझसे कि तुम उससे मोहब्बत करती रही हो, और ये मोहब्बत 9 साल पुरानी है। वो भी तुमसे मोहब्बत करता है, इस तरह जिस तरह तुम्हारे लिए वो बाहर से वापस आ गया। उसने अगर तुमसे एक मुतालबा किया तो मैं नहीं समझती ये गलत था। उम्मीद एक झटके से खड़ी हो गई। अगर मेरी जगह तुम होती और जहाँ ज़ेब की जगह शफीक होता तो क्या तुम उसकी बात मान लेती? वो मुश्ताल हो गई। हाँ, बिल्कुल मान लेती। जिस शख्स से मोहब्बत हो उस शख्स की बात माननी पड़ती है, चाहे वो बात गलत हो। हाँ, चाहे वो गलत हो। मैंने कहा ना, सारी बात मोहब्बत ही की होती है। इंसान को मोहब्बत हो तो उसके एवज़ कुछ ना कुछ तो कुर्बान करना पड़ता है। वो बेयकीनी से उसका चेहरा देखती रही। क्या मोहब्बत की भी कीमत होती है? उसने उसे अपनी आवाज़ किसी खाई से आती हुई सुनाई दी। मोहब्बत ही की तो कीमत होती है। अकेला उसकी आंखों में आंखें डालकर कह रही थी। तुम्हें पता है अकेला तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। तुम्हारा मतलब है मुझे उस शख्स की बात मान लेनी चाहिए थी? हाँ, बिल्कुल मान लेनी चाहिए थी। मैं ये सब नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तुम्हें तो खौफज़दा नहीं होना चाहिए कि वो तुम्हें छोड़ न दे। वो तो शादी कर रहा है तुमसे।
9 साल से वो शख्स तुम्हारे साथ है, तुम्हारी हर मुसीबत में उसने तुम्हारा साथ दिया, मगर तुम उसी मुसीबत में फंसाई। लड़कियां तो बॉयफ्रेंड्स के साथ चली जाती हैं, तुम अपने मंगेतर के साथ। आखिर शादी कर रहा है वो तुम्हारे साथ, फिर मसला क्या है? बात शादी की नहीं है, बात तो गुनाह की है। मैं गुनाह नहीं कर सकती, मेरे मज़हब में ये सब जायज़ नहीं है। वो फूट फूट कर रोने लगी। मज़हब को ज़िंदगी से अलग करके देखो। जो अखलाकियात हमें मज़हब देता है वो माशरे में लागू नहीं होती। ज़िंदगी में गुनाह और सवाब के चक्कर में पड़ी रहोगी तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरी बात लिख लो उम्मीद, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, कम अज़ कम मोहब्बत नहीं। हम 20वीं सदी में रह रहे हैं। औरत को अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों की आज़ादी होनी चाहिए और इस आज़ादी का इस्तेमाल करना चाहिए। तुम भी आज की औरत हो, अपने आप को इन फजूल रस्मों रवाजों से आज़ाद करो। कम अज़ कम मोहब्बत को गुनाह और सवाब के दायरे से निकाल दो। मोहब्बत को मोहब्बत रहने दो। वो बहते आंसुओं के साथ उसका चेहरा देखती रही। वो सब कुछ बड़ी लापरवाही से कह रही थी। उम्मीद सारी रात अपने बिस्तर पर अकड़ों बैठी रोती रही। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने क्या किया, क्यों किया, जहांज़ाब के साथ क्या होगा? उसे छोड़ दिया गया होगा या फिर वो वापस चला गया होगा, और जब वो छूट जाएगा तो वो क्या करेगा? वो शदीद डिप्रेशन का शिकार थी। अगले दिन जहांज़ेब ने फ़ोन नहीं किया। 2 दिन और गुजर गए। उसे यूँ लग रहा था जैसे वो फांसी के फंदे पर झूल रही हो। चौथे दिन रात 10 बजे के करीब अकीला के मोबाइल पर उसने कॉल की। अमीन, जहांज़ेब का फ़ोन है। अकीला ने सलाम दुआ के साथ ही फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। कपकपाते हाथ के साथ उसने मोबाइल पकड़ लिया। हेलो, उसने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। कल रात 8 बजे मैं तुम्हें लेने आऊँगा और कल रात तुम मेरे साथ रहोगी। जहांज़ेब में उसने सर्द आवाज़ में अमीन की बात काट दी। पहले मेरी बात सुन लो, फिर मैं तुम्हारी सुनूंगा। 8 बजे तुम गेट पर आ जाओगी और अगर कल तुम मेरे साथ चलने पर तैयार नहीं हुई तो फिर मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। अब तुम ये तय कर लेना कि तुम्हें मेरी बात माननी है या फिर तुम्हें पता है तुम मुझसे गुनाह करवाना चाहते हो। बेख्तियार सिसकने लगी। अच्छा, करवाना चाहता हूँ फिर? उसका लहजा उतना ही जा रहा ना था। जहांज़ेब, तुम्हें क्या हो गया है? जो भी हुआ है ठीक हुआ है। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है। तुम जानते हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। फिर ठीक है, मेरी बात मान लो। हमारे मज़हब में ये जायज़ नहीं है, हराम है ये। मुझे मज़हब से कोई दिलचस्पी नहीं है और दोबारा मुझसे मज़हब के बारे में बात मत करना। जहांज़ेब, मैं ऐसा काम करके अल्लाह के सामने कैसे जाऊँगी? तो ठीक है, मेरी बात ना मानो और मुझे छोड़ दो। रह सकती हो मेरे बगैर? नहीं, मैं नहीं रह सकती। वो बिलकने लगी। तो ठीक है, फिर मेरी बात मान लो। नहीं, मैं ये बात नहीं मान सकती। उसके बावजूद कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। क्या तुम्हें ये खौफ है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा? अगर इस खौफ की वजह से मुझे कोई खौफ नहीं है। मुझे सिर्फ अल्लाह का खौफ है। अल्लाह नफ़रत करता है इन चीज़ों से। मुझे इतना बेवकूफ़ मत करो कि मैं तुम्हारे सामने ज़िंदगी में दोबारा कभी नज़रें उठा ना सकूँ, ना अपने वजूद पर नज़रें दौड़ा सकूँ। जिस हॉस्टल में तुम रहती हो उसकी हॉस्टल की किसी भी लड़की को अगर मैं मोहब्बत के जाल में फांसूँ तो जहाँ चाहे बुलवा सकता हूँ, हत्ता कि तुम्हारी इस दोस्त अकीला को भी। और मुझे ऐसी ही लड़कियाँ पसंद हैं जो बोल्ड हों, फैसला कर सकती हों। जिस सोसाइटी में मैं मूव करता हूँ इस सोसाइटी में मूव कर सके। तुम्हारी तरह गुनाह और सवाब की रस्सियाँ गले में लटकाने वाली लड़कियों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए मिस अमीद आलम, आज आप ये फ़ैसला कर लें। आपको जहांज़ेब आदिल की मोहब्बत चाहिए या आप मज़हब को गले का हार बनाकर फिरेंगी? आपको ज़िंदगी मेरे साथ गुजारनी है या फिर अपना कोड ऑफ एथिक्स लिए फिरना है? मोहब्बत और मज़हब में एक चीज़ को चुन लो, उससे कम से कम मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। फ़ोन बंद हो गया। अकीला सारी रात उसे समझाती रही, उसे बताती रही कि जहांज़ेब के बगैर ज़िंदगी उसके लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी। क्या वो एक ऐसे शख्स के बगैर ज़िंदगी गुजार सकेगी जो उससे मोहब्बत करता था? 9 साल जिसके साथ उसने अपनी हर ख्वाहिश, हर ख्वाब बांटा था, जिसका साथ उसके घर वालों का मुस्तकबिल संवार सकता था। और अगर वो इस शख्स को छोड़ती है तो फिर
پھر اسے کون مل سکے گا؟ مڈل کلاس فیملی کی ایک لڑکی کو اس کے گھر والوں کی ذمہ داری کے ساتھ کون قبول کرے گا؟ وہ خالی نظروں کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ جہاں زیب کے بغیر میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ کیسے برداشت کر سکوں گی کہ وہ شخص میرا نہ رہے، جسے 9 سال میں نے دن رات اپنے خوابوں میں دیکھا ہے، جس سے محبت کی ہے۔ میں تو اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ یا اللہ، میں جانتی ہوں یہ گناہ ہے، مگر یہ ایک گناہ میری زندگی تباہ ہونے سے بچا سکتا ہے، سب کچھ بچا سکتا ہے۔ اسے اپنی گردن کے گر لپٹی ہوئی رسی کے پھندے کو کسنا شروع کر دیا۔ اگلے روز عقیلہ نے شام کو اسے ہو تیار کرنا شروع کیا تھا۔ وہ جیسے اس کے ہاتھوں میں ایک کٹ پتلی تھی۔ 8 بجے عقیلہ کا موبائل بجنے لگا۔ امید کا دل ڈوبنے لگا۔ ہاں، وہ آ رہی ہے۔ عقیلہ نے جہاں زیب سے بات کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ وہ گیٹ پر تمہارا انتظار کر رہا ہے، جاؤ۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ہاسٹل کے لان تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کہیں کہیں جلنے والی روشنیاں تاریکی کو مکمل طور پر ختم کرنے میں ناکام ہو رہی تھیں۔ دور ہاسٹل کا بند گیٹ اس وقت ایک بھوت کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے رک گئی۔ کیا میں واقعی جانتی ہوں کہ میں کیا گنوانے جا رہی ہوں؟ اگر میں یہ گیٹ کراس نہیں کرتی تو کیا میں شخص کے بغیر رہ پاؤں گی؟ اس نے قدم بڑھانے کی کوشش کی۔ تو امید عالم، تم آج وہ کرنے جا رہی ہو جس پر تمہارا باپ اپنی زندگی میں خودکشی کر لیتا۔ کیا ساری عمر وہ اس لیے تمہاری انگلی پکڑ تمہیں چلاتا رہا ہے کہ سامنے گھڑا آنے پر تم آنکھیں بند کر کے اس میں کود جاؤ؟ کیا اپنے باپ کی آواز کا نقش اتنا پھیکا تھا؟ اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ مگر میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ میں نے شخص سے اتنی محبت کی ہے کہ اب اس کے بغیر رہنا میرے لیے ممکن ہی نہیں۔ اس نے اپنے گالوں پر نمی محسوس کی۔ مسلمان ہو کر تم وہ کرنے جا رہی ہو جو امید، کیا تم اللہ کا سامنا کر پاؤ گی؟ اسے اپنے وجود میں سے ساری ہمت نچڑتی پائی۔ مگر اللہ جانتا ہے میں مجبور ہوں، اور وہ معاف بھی تو کر دیتا ہے، کیا مجھے معاف نہیں کرے گا؟ اس نے دل کو دلیل سے سمجھانا چاہا، اور اگر اللہ نے اس گناہ کے لیے تمہیں معاف نہ کیا تو؟ اسے اپنے پیروں میں زنجیریں پڑتی محسوس ہوئی، اور پاکیزگی تو صرف اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ اپنے باپ کی اکثر سنائی جانے والی ایک آیت کا ترجمہ اسے لرزا گیا۔ تو کیا میں پاکیزگی کو چھوڑ کر اپنے وجود کو گندگی میں دھکیلنے جا رہی ہوں؟ مگر اللہ جانتا ہے میں مجبور ہوں۔ اس نے اپنے ملامت کرتے ہوئے ضمیر کو ایک اور بہانہ پیش کیا۔ تمہیں اللہ سے خوف کیوں نہیں آتا امید؟ گناہ کو پہچاننے کے باوجود تم اس کی طرف جانا چاہتی ہو، اور تمہیں اس آس ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ دین میں صرف 2 راستے ہوتے ہیں، اچھائی کا یا برائی کا، گناہ کا یا ثواب کا۔ تم کون سا تیسرا راستہ ڈھونڈنے جا رہی ہو؟ گناہ کرنے سے پہلے ہی خود کو بخشوا لینا چاہتی ہو؟ کہ اس طرح تمہارا گناہ ثواب میں بدل جائے گا؟ اس کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ سامنے نظر آنے والا گیٹ یکدم بہت دور نظر آنے لگا تھا۔ کیا میں بھی ان لڑکیوں میں سے ہو جاؤں جو ایک طوائف، اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اور وہ روپے کے لیے اور میں محبت کے لیے۔ اس کی کن پٹی میں درد کی ایک لہر گزر گئی تھی۔ محبت کی اتنی بڑی قیمت دینے کے بعد میرے پاس تو اپنا وجود بھی نہیں رہ جائے گا۔ کیا مذہب، کیا خدا، کیا موریلٹی، میری اوقات ایک کھوٹے سکے جتنی بھی نہیں رہ جائے گی۔ میرا باپ اپنی ساری عمر جس وجود پر آیات پڑھ پڑھ کر پھونکتا رہا، اسے میں گندگی میں کیسے جھونک دوں؟ اتنے سال 5 وقت کی نمازوں میں اپنے لیے پاکیزگی اور ہدایت کی دعائیں مانگتے رہنے کے بعد اب میں کہاں جا رہی ہوں؟ کیا اللہ نے میرے دل پر مہر لگا دی ہے، یا اس گیٹ کو کراس کرنے کے بعد مہر لگا دے گا؟ اسے بے تحاشا خوف آیا۔ اس کا پورا وجود زنجیروں میں قید ہوتا جا رہا تھا۔ باہر وہ شخص جس سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں چاہا، تو اندر عافیت ہے، امان ہے اور ایمان ہے۔ اس 4 دیواری کو پار کرنے کے بعد محبت مل جائے گی، مگر ایمان؟ اس کی کن پٹیاں درد سے پھٹ رہی تھیں۔ خالی نظروں سے اس نے سامنے گیٹ کو دیکھا، پھر اپنے پیچھے مڑ کر ہاسٹل کی عمارت کو دیکھا۔ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو، اپنے باپ کے منہ سے بہت بار سنی جانے والی حدیث اسے یاد آئی تھی۔ اس نے گیٹ کو ایک بار پھر دیکھا۔ فیصلہ ہو گیا تھا۔ سرد وجود کے ساتھ اولان کی تاریکی میں
ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے بالوں میں لگا ہوا کلپ اتار دیا۔ بیگ میں سے ٹشو نکال کر اس نے ہونٹ صاف کر دیے۔ اپنے ہاتھوں اور گلے میں پہنی ہوئی جیولری ایک ایک کر کے اس نے بیگ میں ڈال دی۔ اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی منگنی کی انگوٹھی کو اس نے آخری بار دیکھا، پھر اسے اتار دیا۔ زندگی میں کبھی اتنی خاموشی، اتنی تاریکی، اتنی گھٹن نہیں دیکھی تھی جتنی اس رات لان کے اس تاریک کونے میں بیٹھ کر محسوس کی تھی۔ اسے یاد نہیں وہ وہاں کتنی دیر بیٹھی رہی تھی۔ خشک آنکھوں اور خالی نظروں کے ساتھ اس نے لان کی رفشوں پر چلتی لڑکیوں کو آہستہ آہستہ غائب ہوتے دیکھا تھا۔ رات کی تاریکی بڑھتی گئی تھی، پھر لان میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، اپنے کمرے کی طرف واپس جانے کے بجائے وہ گیٹ کی طرف گئی تھی۔ وہ جانتی تھی گیٹ کی دوسری طرف اب وہ نہیں ہوگا، نہ ہی دوبارہ کبھی آئے گا۔ دور سے کسی مجسمے کی طرح بے حس و حرکت وہ گیٹ کو دیکھتی رہی، پھر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ عقیلہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے جن نظروں سے اسے دیکھا تھا ان میں کیا تھا وہ جانتی تھی۔ وہ جہاں زیب کے فون کرنے پر اسے پورے ہاسٹل میں تلاش کرتی پھری ہوگی، وہ اس بات سے بھی واقف تھی، اب شاید وہ امید کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی ہوگی۔ عقیلہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب دوبارہ پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ امید نے خاموشی سے اپنے کپڑے بدلے اور اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ صبح فجر کے وقت نماز کے بعد دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانے پر اسے یاد آیا کہ اب اس کے پاس دعا مانگنے کے لیے کچھ نہیں رہا تھا، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ دعا مانگے بغیر جائے نماز سے اٹھ گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد آفس جانے کے لیے تیار ہونے کے بجائے وہ اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ عقیلہ 8 بجے معمول کے مطابق اپنے آفس جانے کے لیے اٹھی تھی۔ اس نے اس دن بھی امید کو جاگتا دیکھنے کے باوجود اسے مخاطب نہیں کیا۔ اس کے آفس جانے کے بعد امید نے وہ بیگ نکال لیا جس میں 9 سال کے دوران اس کی طرف سے ملنے والے سارے خطوط اور کارڈز رکھے تھے۔ کمرے میں پڑے ہوئے ہیٹر کو آن کر کے اس نے سارے کاغذ چلا دیے۔ کمرے کا پورا فرش راکھ سے بھر گیا تھا۔ وہ کمرے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے باری باری ہر خط، ہر کارڈ کو جلتے دیکھتی رہی۔ سب کچھ جلنے کے بعد وہ بہت دیر وہ کمرے میں بکھری ہوئی راکھ پر نظریں گاڑے اسی طرح بیٹھی رہی، پھر اس نے کمرے کا فرش صاف کر دیا۔ اگلے 2 دن بھی اس نے اسی خاموشی کے ساتھ گزارے۔ عقیلہ اور اس کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ تیسرے دن شام کو عقیلہ نے موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ تمہاری امی کا فون ہے، اس نے کچھ کہے بغیر موبائل تھام لیا۔ امی رو رہی تھی۔ جہاں زیب کے گھر والے رشتے سے انکار کر گئے ہیں، جہاں زیب تم سے شادی پر تیار نہیں ہے، اس نے کہا ہے کہ جس طرح کی لڑکی کی ضرورت ہے وہ تم نہیں ہو، وہ تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اس نے کہا ہے کہ اس نے تمہارے سامنے کچھ شرطیں رکھی تھی جنہیں تم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ کچھ کہے بغیر اس نے فون بند کر دیا۔ عقیلہ اندازہ لگا چکی تھی کہ اس سے ملنے والی خبر کیا ہو سکتی ہے۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے ہوئے اس نے مدھم آواز میں کہا، کیا ملا امید یہ سب کر کے؟ وہ خالی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں پر اور جہاں زیب پر۔ وہ اب بھی خاموش رہی۔ 2 ہفتے کے بعد تمہاری شادی ہونے والی تھی، مگر اب یہاں کس کس کو بتاؤ گی کہ تمہاری شادی کیوں ملتوی ہو گئی؟ وہاں راول پنڈی میں تمہارے گھر والے کس کس کو صفائیاں دیں گے کہ شادی کی تاریخ طے ہونے کے بعد منگنی ٹوٹنے کی وجہ کیا تھی؟ ایسی منگنی جو 9 سال رہی۔ لوگ کہیں گے لڑکی میں ضرور کوئی ایسی خرابی ہوگی کہ لڑکا 9 سال بعد شادی سے انکار کر گیا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارے گھر میں اس وقت ماتم ہو رہا ہوگا۔ اب ایک ہاتھ میں اپنی اخلاقیات اور دوسرے میں اپنا مذہب لے کر ساری عمر پھرتے رہنا، لوگوں کو یہی آیاتیں اور حدیثیں سنا کر اپنی صفائیاں پیش کرنا جو تم مجھے سناتی ہو۔ پھر دیکھنا کتنے لوگ تمہاری پارسائی پر یقین کریں گے۔ تمہاری نمازیں اور تمہاری اخلاقیات تمہارے ماتھے پر شرافت کا کوئی ٹھپا نہیں لگائیں گی۔ لوگ تمہیں اسی طرح دیکھیں گے جس طرح ہر لڑکی کو دیکھتے ہیں۔ تمہارے بارے میں وہی کچھ کہیں گے جو ایک ورکنگ گرل کے بارے میں کہتے ہیں۔ تمہارے مقدر میں جو تھا اسے تم نے ٹھوکر مار دی۔ اب دیکھنا تمہارے لیے باقی کیا رہ گیا ہے۔ وہ تلخ لہجے میں مسلسل بول رہی تھی۔ امید بہت دیر تک اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ اس رات وہ دھاڑے مار مار کر پاگلوں کی طرح روتی رہی تھی۔ عقیلہ نے کمرے میں ڈیک لگا دیا تھا تاکہ اس کی چیخوں کی آوازیں سن کر کوئی ادھر نہ آئے۔ اسے چپ کرواتے ہوئے خود بھی روتی رہی۔
وہ जहां ज़ेब को आवाज़ें देती, अपने बाप को पुकारती, फिर दोनों हाथ सर पर रखकर चिल्लाने लगती। रात 2 बजे तक वो नढाल हो चुकी थी। अकीला ने 2 बजे उसे स्लीपिंग पिल्स खिलाकर सुला दिया। उस रात के बाद भी वो बहुत बार इसी तरह फूट फूट कर रोती रही थी, मगर अकीला के सामने नहीं। अकीला चंद दिन उसे ट्रैंक्विलाइज़ देती रही, फिर उसे नॉर्मल होते देखकर उसने खुदा का शुक्र अदा किया। उसके बाद क्या हुआ था उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं था। वो दुनिया में रहते हुए भी जैसे दुनिया से कट गई थी। उसे सिर्फ ये याद था कि उसे सुबह उस वक्त ऑफिस जाना है, फिर ट्यूशन्स करना है और रात को वापस हॉस्टल आ जाना है। बाकी हर चीज़ जैसे उसके जहन से निकल गई थी। इस वाक़े के 2 हफ्ते के बाद हॉस्टल ना छोड़ने पर हॉस्टल की लड़कियां क्या सोचती रही थीं। वार्डन ने उसे कितनी हमदर्दी से देखा था। उसके वजूद पर यकदम इस तरह छा जाने वाली खामोशी ने उसके वजूद को दूसरों के लिए कितना काबिल इतराज़ बनाया था। वो हर चीज़ से लापरवाह हो चुकी थी। उसने आईने में अपना चेहरा देखना छोड़ दिया। उसके पास आईने के सामने जाने की हिम्मत नहीं थी। वो नमाज़ पढ़ने बैठती और दुआ मांगे बगैर उठ जाती। सड़क पर चलती तो हर तरफ उसे जहां ज़ेब नज़र आता और फिर ये इल्यूजन हर वक्त उसके साथ रहने लगा। उसे यूँ लगता जैसे वो उसके पास है, हर वक्त हर जगह। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उसके ज़हन में उभरने वाला आखिरी और पहला तस्वर उसी शख्स का होता। बहुत दफ़ा मेस में खाना अपने कमरे में ले जाते हुए उसने अपने बारे में लड़कियों की सरगोशियाँ सुनी थी। अच्छा, तो ये वो लड़की है जिसकी शादी तय होने के बाद मंगेतर ने शादी से इनकार कर दिया, वो भी 2 हफ्ते पहले। बेचारी, मगर हुआ क्या था? हो सकता है मंगेतर को उसके बारे में कोई ऐसी वैसी बात पता चल गई हो। आखिर इतने सालों से हॉस्टल में रह रही थी। मुझे कोई बता रहा था बहुत साल पुरानी मंगनी थी, बहुत खूबसूरत था इसका मंगेतर। यहाँ 1-2 बार मिलने आया था, बाहर से पढ़कर आया था। मुझे तो तरस आ रहा है, कितना जुल्म हुआ है इस पर। हमें हकीकत का क्या पता हो सकता है, इसमें कोई बुराई हो, वरना इतनी पुरानी मंगनी कौन तोड़ता है, और वो भी शादी की तारीख तय करने के बाद। मगर लगती तो नहीं है ऐसी वैसी। चेहरे से क्या पता चलता है असलियत का? पता तो खुदा को ही होता है, या फिर इनको जिनका वास्ता पड़े। अगले कई माह वो गुफ्तगू का मौजू बनी रही। मैं से खाना लेते हुए सरगोशियाँ सुनती, लड़कियों के पास से गुजरते हुए बहुत कुछ सुनती रहती। उसे कुछ भी बुरा नहीं लगता था। कोई तंज, कोई ताना, किसी की मजाक उड़ाती हुई हंसी, मुतजस्सिस आँखें, एक दूसरे को किए जाने वाले इशारे। वो किसी बात पर मुश्ताल नहीं होती थी। शायद उसे अब तक यकीन ही नहीं आया कि ये सब उसके साथ हुआ है। शुरू में इसे सब कुछ ख्वाब लगता था, एक डरावना ख्वाब, मगर वो ख्वाब नहीं था। और ख्वाब को हकीकत मान लेने की कोशिश करते हुए वो मुकम्मल तौर पर ज़हनी इंतशार का शिकार हो गई थी। हॉस्टल की लड़कियों के कह कहे, उनके चेहरों की मुस्कुराहटें उसे अजीब लगती। वो बचपन से बाकायदगी से नमाज़ पढ़ती आ रही थी। अब आहिस्ता आहिस्ता वो नमाज़ छोड़ने लगी। अगर नमाज़ पढ़ती भी तो दुआ मांगते हुए वो बहुत देर तक खामोश बैठी रहती। उसकी समझ में नहीं आता था वो खुदा से अब क्या मांगे। वीकेंड पर रावलपिंडी जाती तो अम्मी उससे बात करते करते रोने लगती। वो तब भी खामोशी से उन्हें देखती रहती। उसके पास उन्हें दिलासा देने के लिए कुछ ना था, ना आंसू पूछने के लिए हिम्मत। वो उसे इसरार करती कि आखिर इसने कौन सी शरायत मानने के लिए कहा था जिस पर उसने इनकार कर दिया। वो कुछ बताने के बजाय फिर खामोशी इख्तियार किए रखती। उसके अंदर क्या कुछ बदल चुका था, उसका अंदाज़ा उसकी अम्मी को कभी नहीं हुआ। उन्हें सिर्फ उसकी खामोशी हुलाया करती थी, इस तरह गूंगा बन जाने से क्या तुम्हारी तकलीफ़ कम हो गई है या कम हो जाएगी? मगर जो हो गया है उस पर पछताने के बजाय सब कुछ भूल जाना। कोशिश करो कि अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करो, हालांकि जो कुछ तुम कर चुकी हो। खैर, अपने आप को इस खोल से निकाल लो। कभी अपनी आंखों को देखा है तुमने? कभी कितनी चमक और शोखी होती थी इनमें, और अब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे खौफ आने लगता है। इतनी उदासी और इतनी खामोशी है तुम्हारी आंखों में कि अकेला हॉस्टल में से कहती रहती। वो उससे भी बेतासर खामोशी के साथ देखती रहती। मोहब्बत तारीक जंगल की तरह होती है, एक बार उसके अंदर चले जाओ फिर ये बाहर आने नहीं देती। बाहर आ भी जाओ तो आंखें जंगल की तारीकी की इतनी आदी हो जाती हैं कि रोशनी में कुछ भी नहीं देख सकती।
وہ بھی نہیں جو بالکل صاف، واضح اور روشن ہوتا ہے۔ اس دن بھی عقیلہ کی بہت سی نصیحتوں کے جواب میں اس نے یہی کہا تھا، میں بھی ابھی کچھ دیکھ نہیں پا رہی ہوں، بس مجھے یہ اندازہ نہیں کہ میں جنگل کے اندر ہوں یا باہر۔ عقیلہ نے اس کے چہرے پر چادر لیتے دیکھ کر ہمدردی سے اس کا سر تھپتھپا دیا۔ اگلے کچھ سالوں میں اس کی بہن کی شادی ہو گئی۔ ثاقب FSC کرنے کے بعد آرمی میں چلا گیا اور معین BCom کرنے کے بعد ایک موبائل فون کی کمپنی میں سیلز ایگزیکٹو کے طور پر کام کرنے لگا۔ اس کے کندھوں پر پڑی ہوئی ذمہ داریاں ہٹتی گئی تھیں۔ وہ خاموشی نے کچھ اور مضبوطی سے اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ عقیلہ نے یکے بعد دیگرے کئی منگنیاں توڑی تھیں اور چند دن رونے دھونے کے بعد وہ بالکل نارمل ہو جاتی اور نئے سرے سے کسی بوائے فرینڈ کی تلاش شروع کر دیتی۔ مگر امید کی تلاش جہاں زیب پر ختم ہو چکی تھی۔ عقیلہ ایک چھوٹے شہر سے تعلق رکھتی تھی اور لاہور میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ واپس نہیں گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی۔ 2 بھائی شادی کرنے کے بعد اپنے الگ الگ گھروں میں سیٹل تھے، جبکہ وہ خود مستقل طور پر ہاسٹل میں مقیم تھی۔ بعض دفعہ امید اسے دیکھ کر سوچتی کہ خوش رہنے کے لیے رشتے ضروری بھی ہیں یا نہیں؟ اگر یہ اپنی پوری زندگی یہاں گزار سکتی ہے تو کیا میں بھی؟ ہاں، کیا فرق پڑتا ہے یہاں رہنے سے؟ شاید گھر کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو خوش رہنا ہو، اور مجھے تو صرف زندہ رہنا ہے، چاہے اس ہاسٹل میں یا کہیں اور۔ خوشی میری ضرورت ہے ہی نہیں۔ ہاسٹل میں رہنے والی ایک لڑکی ایک فاسٹ فوڈ کی چین میں کام کرتی تھی۔ وہ اپنی جاب چھوڑ کر واپس جا رہی تھی۔ تم اگر چاہو تو میں تمہارے لیے بات کر سکتی ہوں۔ جاب اچھی ہے، کوئی ٹینشن نہیں، پھر سیلری بھی بہت بہتر ہے، اس نے ایک دن امید سے کہا۔ امید نے دن اپنی فرم بند ہونے کے بارے میں سنا تھا اور وہ فرم میں اس کا آخری مہینہ تھا۔ شاید عقیلہ نے اس کے بارے میں ہاسٹل کی کچھ لڑکیوں سے بات کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس لڑکی نے امید پہ اس جاب کے بارے میں مطلع کر دیا۔ امید نے کچھ بھی کہے بغیر اس بات میں سر ہلا دیا۔ فرم سے فارغ ہونے کے بعد اس کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہ ہوتا، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے وہ ٹیوشنز چھوڑ چکی تھی۔ اب اس پر گھر کو سپورٹ کرنے کی ذمہ داری نہیں تھی، مگر اس کے باوجود اسے اپنے اخراجات کے لیے رقم چاہیے تھی، کم از کم اس وقت تک جب تک وہ واپس راولپنڈی نہ چلی جاتی۔ اگلے چند دنوں میں اس نے لڑکی کے ساتھ فاسٹ فوڈ کی انتظامیہ سے ملاقات کی، پھر اس نے اپنی جاب سے ریزائن کر دیا۔ اگلا کچھ عرصہ وہ وہاں اپنے کام میں ٹریننگ حاصل کرتی رہی۔